Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne. महाराष्ट्र का मैं चुनाव प्रभारी के नाते विगत कई दिनों से महाराष्ट्र के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं और आज जहां पर आप बैठे हैं दक्षिण मुंबई के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इलेक्शन के चुनाव संचालन समिति, जो कोर ग्रुप है और जो सुपर वॉरियर्स हैं, इनकी अलग अलग बैठकें भी यहाँ पर हुई हैं। तमाम और कार्यक्रम भी होने बाकी हैं। पूरे प्रदेश का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरे भारत में कई प्रदेशों में गया हूँ। पूरे महाराष्ट्र में एक मोदी बयार, जिसको बोलते हैं मोदी जी की हवा चल रही है, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि मोदी तूफान है, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट, उद्धव पक्ष शिवसेना और कांग्रेस राजनीतिक रूप में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महायुति अपने अच्छे समन्वय के साथ चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका सीधा तात्पर्य है कि जहां पर कमल का फूल का सिंबल लड़ रहा है, जितनी मेहनत बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर कर रहा है, उतनी ही मेहनत एनसीपी, अजित पवार गुट और शिंदे जी की तीर कमान शिवसेना का प्रत्याशी जहां लड़ रहा, उतनी मेहनत हमारा कार्यकर्ता उस जगह पर भी कर रहा है। चुनाव का द्वितीय चरण समाप्त हुआ है और प्रथम चरण में जिस प्रकार से विपक्ष हताश, निराश और अवसादग्रस्त हुआ है, उसका कारण सीधा सामने आता है कि उन्होंने झूठा प्रचार किया कि भाजपा 400 सीटें लाके संविधान बदलना चाहती है। जनता जान गई कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। अंबेडकर जी का अपमान करने वाली तो कांग्रेस है, जिसने महाराष्ट्र में दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराने की कोशिश इसलिए की कि बाबा जी संसद में न पहुंच जाए। रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम जी का जन्म का स्थान का पता नहीं है, राम सेतु बंद रामेश्वरम नहीं है। ये कांग्रेस ने लिखित रूप में शपथ पत्र माननीय न्यायालय को दिया। शिवसेना पूज्य बाला साहब ठाकरे, जो हमारे महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश की शान रहे हैं, वो दहाड़ कर कहते थे कि उसी जगह पर राम जी का मंदिर बनेगा, जितना भी कुर्बानी देनी होगी हम तैयार हैं। और उन्होंने बीजेपी के साथ पूरा सहयोग करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए अपना स्टैंड कायम रखा। कांग्रेस जो राम को नहीं मानती थी, जो अंबेडकर जी का अपमान करती थी, उसके साथ में उद्धव जी ने सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ कर लिया। जनता का जनादेश मिला था, वो 2019 में शिवसेना और बीजेपी को संयुक्त रूप में विश्वासघात किया। उद्धव जी कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ सहयोग करके उन्होंने रामनामी चोला, सनातन रक्षा का संकल्प त्याग दिया। अब तो वो सभाओं में जैसे बोलते थे उद्धव जी कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, अब लगता है उनको हिंदू से चिढ़ हो गया है। अब वो नाम लेने से कांग्रेस के कारण डरते हैं और वो आज उस कांग्रेस के साथ में है जिसके कर्ता धर्ता राहुल जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि मध्यम श्रेणी के लोग भी अगर हैं, यानी जो भी नागरिक है उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे, संपत्ति को पता लगाएंगे। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि संपत्ति पे पहला अधिकार वो अल्पसंख्यक का है। कर्नाटका में 4% का आरक्षण देते हैं। मेडिकल की सीट 150 से ऊपर
केवल इसलिए दे देते हैं अल्पसंख्यक को, जितनी उनकी आबादी ने उससे ऊपर दे देते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है उसके आरक्षण की नीति का उल्लंघन हो जाए। ये बाबा साहब के संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले विरोधी पक्ष हैं। और मैं समझता हूं कि द्वितीय चरण का जो चुनाव है, पहले चरण के चुनाव में 5 की 5 सीट बीजेपी और उनके सहयोगी के पक्ष में आई, इससे घबराहट मची है। और हाहाकार जिसको कहते हैं ना कि विपक्ष में मची है हाहाकार, मोदी जी की है ललकार। ये पूरे महाराष्ट्र का माहौल है। और मैं समझता हूं कि द्वितीय चरण की सभी सीटें बीजेपी और मित्र पक्ष जीत कर आने वाले हैं। कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी और शिंदे जी के नेतृत्व में पूरी, और अजीत दादा के नेतृत्व में पूरी महायुति, तीनों मिलकर आज एक समन्वित भाव में महाविजय अभियान। हम लोग तो आए थे पहले महाराष्ट्र में, तो ये सोच रहे थे कि कुछ सीटें विपक्ष को भी जा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि 48 की 48 सीटों पर एक भी सीट का खाता खोलने के लिए आपको 4 जून के बाद विपक्ष तरसता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी मेरी भविष्यवाणी दक्षिण मुंबई में है कि चुनाव के बाद 4 जून को आप देखेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली दिखाई पड़ेगी, क्योंकि संबंधित जो आंकड़ा होगा नेता प्रतिपक्ष के लिए वो कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार जी सहित जो ममता जी से लेकर कोई और जी हैं सब मिल जाएंगे। ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आपा जितना दल है ये मिलके भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं पाएंगे। ये मैं आप सबके सामने आज की प्रेस वार्ता में कहना चाह रहा था। मुंबई हमारे एक विशाल ऐसी छत है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। कांग्रेस ने पहले प्रयत्न किया कि जाति में बांटो, अब उनका प्रयत्न है कि संप्रदाय में बांटो। हम किसका छीन लेंगे? जो बहुसंख्यक है या बहुत ज्यादा जिसने मेहनत से कमाया है। बीजेपी कहती है कि जो कमजोर है उसको मजबूत करो। हम राशन दे रहे हैं, हम नहीं पूछते कि किसको राशन, हिंदू है कि मुसलमान। हम मकान दे रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं पूछते। जो गरीब है उसको उठाना ये समझ में आता है, लेकिन जो जिसके पास है उसे छीन कर दूसरों को दे देना ये नक्सलवाद है, ये मार्क्सवादी नीति है। कांग्रेसी नक्सलवादियों के प्रभाव में है और उद्धव नक्सलवाद और मार्क्सिस्ट परंपराओं से जो अफजल हर घर में अफजल को की बात करते हैं, वो हर घर से अफजल निकलेगा। तो यहाँ के लोगों ने महाराष्ट्र में कर लिया कि हर घर से मोदी निकलेंगे, हर घर से शिवाजी को मानने वाले, ठाकरे साहब को मानने वाले लोग निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि 4 जून को पूरे भारत में हम 2 दिवाली मना चुके हैं। एक दिवाली हमने मनाई कि हमारे जो दिवाली का पर्व था, और दूसरी दिवाली हमने मनाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पूर्ण होने पर 22 जनवरी को, और तीसरी दिवाली 4 जून को पूरे भारत में मोदी जी के तीसरी बार रिकॉर्ड मुद्दे से प्रधानमंत्री बनने पर मनेगी। ऐसा मुझे आपसे कहना है। धन्यवाद सर। आता तुम्ही दक्षिण मुंबई की आपने जो मीटिंग की है नियोजन बैठक की, लेकिन इसी सीट के लेकर अभी तक भी युति में कुछ फैसला नहीं हुआ है। मैंने भी बता दिया आपको कि हमारा प्रत्याशी तय हो चुका है। 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक ही है, महायुति को अलग मत करिए। यहाँ महायुति होगी और हर जगह का प्रत्याशी का नाम नरेंद्र मोदी है। सर, यहाँ पर महायुति होगी, यहाँ पर आपके 2 कैंडिडेट वो अभी भी प्रचार कर रहे हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया, अब आप इसका अर्थ लगाते रहो। बीजेपी में एक ही प्रत्याशी है जिनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। सर, मेरा एक सवाल है
के दो कैंडिडेट अच्छी तरीके से प्रचार कर रहे हैं, एक राहुल जी। आप लोग कहते नहीं, हमारे वहाँ दो नहीं, हमारे वहाँ 2 लाख कैंडिडेट काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, हर कार्यकर्ता आशीष शेलार और फडणवीस है। यहाँ और कोई संगठन में दूसरा नाम ही नहीं होता। प्रत्याशी नहीं देखा जाता, यहाँ चुनाव चिन्ह देखा जाता है। यहाँ प्रत्याशी नहीं, यहाँ नेतृत्व देखा जाता है। इसलिए आप यहाँ प्रत्याशियों में किसी को बांट ही नहीं सकते। ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, बावनकुळे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लड़ा जा रहा है। मुंबई में आशीष शेलार के नेतृत्व में कार्यकर्ता केवल और केवल मछली की आंख की तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार जो उनका तिलक है, जो उनका प्रधानमंत्री पद पर उनका पुनर्नियुक्ति है जनता के द्वारा, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्पेसिफिक उत्तर आहे, दक्षिण मुंबईमध्ये महायुती लढेल, महायुती जिंकेल, जिंकून येणारा खासदार माननीय मोदीजींना दिल्लीत पार्लमेंटमध्ये समर्थन करेल। या 2 दिवसात सुटेल, 2 दिवसात सुटेल। येत्या 2 दिवसामध्ये उमेदवार सर्व घोषित होतील, सर्व मुंबईतले। माननीय उद्धवजींना पहिलं निवेदन तर मी हे करेन, परत काही मिळवण्याऐवजी जो वचननामा तुम्हाला प्रसिद्ध करायचा होता तो तरी निसटला नाही पाहिजे एवढं बघा। जो वचननामा हातातूनच निसटला, जो वचननामा उद्धवजी स्वतः सांभाळूच शकले नाही, तो सुळसुळीत वचननामा, बुळबुळीत वचन घेऊन आलेला आहे। आणि त्यामुळे त्यांची सगळी वचनं त्या वचननाम्यात दिली आहेत ती बुळबुळीत आहे। पुन्हा वित्तीय केंद्र उभारू त्यांनी वचन दिलंय, पण मी त्यांना थोडं खाद्य अभ्यासासाठी देतो की आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गेलंच पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कार्यकाळामध्ये ज्यांच्याबरोबर तुमची युती आहे, त्यामुळे मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रापासून दुरावा निर्माण केला तो काँग्रेसने, त्याच्याशी उद्धवजी तुमची हात मिळवणी आहे म्हणून तुमचं वचन बुळबुळीत आहे। तुमच्या वचनात तुम्ही म्हटलंय की जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक उपचार केंद्र अद्ययावत करू। उद्धवजी तुम्ही मुंबई महापालिकेत असताना कोविडच्या काळात कोविडच्या बेडमध्ये घोटाळा, कोविडच्या बॉडी बॅगमध्ये घोटाळा, कोविडच्या काळात खिचडीमध्ये घोटाळा, आणि त्यामुळे रुग्णालयाच्या व्यवस्थेतल्या घोटाळ्यातली ज्यांच्याकडे सगळ्यात मोठी हुशारकी आहे ते तुम्हीच। तुमचं हे वचन बुळबुळीत आहे। पीक विमाचे निकष बदलू, उद्धवजी तुम्ही विसरलात। मी बांधावर जाऊन 7-12 कोरा करीन म्हणाला होतात, पण अजूनही 7-12 तुम्ही कोरा करू शकला नाहीत, त्यामुळे तेही आश्वासन तुमचं बुळबुळीत आहे। आणि राहता राहिला मुंबईला वैभव मिळवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते त्या ठिकाणी महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वैभवाचं काम माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने केलं। राज्यामध्ये एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात आहे, आणि म्हणून राज्याला वैभव वाटावं असा अटल सेतू पूर्ण झाला।
कोस्टल रोड पूर्ण होतोय, नवीन एअरपोर्ट त्या ठिकाणी होतोय, या सगळ्या गोष्टी ज्या होत आहेत, मेट्रो ट्रेन्स होते, राज्यात सगळ्या शहरांमध्ये होते आणि त्यामुळे राज्यातल्या विकासाचं वैभव हे भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्ष म्हणजे महायुती बरोबरच आहे. सर, काँग्रेसने महालक्ष्मी योजना आणली, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आम्ही करू असं ठाकरे म्हणत होते. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की महिलांसंदर्भात जे अपशब्द वापरतील त्यांना कठोर शासन केलं जाईल. माझा सवाल उद्धवजींना आहे की तुम्ही काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोमधली महालक्ष्मी योजना काढलीत, ती योजनाच फसवी आहे ते जाऊ दे, पण एवढा तुमचा काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोवर भरोसा आहे तर आमचा सवाल आहे, राहुल गांधी यांनी मॅनिफेस्टोमध्ये असं म्हटलंय की आम्ही लोकांच्या घरातल्या धनसंपत्तीचं सर्वे करू, एक्सरे करू, आणि मनमोहन सिंग साहेब काँग्रेसचे सर्वात ज्येष्ठ नेते यांनी सांगितलं ते अल्पसंख्याकांमध्ये वाटू. उद्धवजी, तुमची नेमकी भूमिका काय? या काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोमध्ये असलेलं जे वचन आहे, महालक्ष्मी सोडा मंगळसूत्र सुद्धा आमच्या माता भगिनींचं त्या ठिकाणी मोजलं जाईल, त्या ठिकाणी त्याचा सुद्धा धनसंपत्तीमध्ये उल्लेख केला जाईल, ही जी भीती आमच्या माता भगिनींना वाटते त्याबद्दल तुम्हाला काँग्रेसचं मॅनिफेस्टो हे अल्पसंख्याकांना आमचं काढून वाटण्याचं मान्य आहे का नाही याचं पहिलं उत्तर तुम्ही द्या. माझा सवाल उद्धवजींना आहे की तुमची कुलदैवत आहे आई एकविरा देवी. अमित शहाजी आणि नरेंद्र मोदीजींना प्रश्न सोडा, तुम्ही मुख्यमंत्री असताना आई एकविरा देवीच्या सुशोभीकरणाची एक पायरी सुद्धा तुम्ही का नाही बांधलीत? याचं पहिलं तुम्ही उत्तर द्या आणि मग आम्हाला प्रतिप्रश्न करा. अग्निवीर योजना जी पंतप्रधानांनी मोठ्या युक्तीने आणलेली होती ती बंद करण्याचंही एकंदरीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात जे जे युवकांसाठी योग्य आहे त्याला उभाटा, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस याचा विरोध असेल. हे ज्या पद्धतीने युवक आणि युवतींना उद्या मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संध्या निर्माण करतील त्या सगळं बंद करण्याचा पाप आणि प्रयोग ही महाआघाडीची लोक करतील. उद्या स्टार्टअप पण बंद करण्याचा विचार करतील, स्टँडअप पण बंद करण्याचा विचार करतील, त्या ठिकाणी अग्निवीर बंद करण्याचा विचार करतील आणि त्यामुळे युवकांच्या मनात यांच्याबद्दल महाआघाडीच्या बद्दल प्रचंड रोष आहे. मग उद्धवजींना खुलं आव्हान आहे, तुम्ही तुमच्या मतदारसंघात उभं राहा, वर्षात नका उभं करताय. तुम्हाला जिंकायचा एवढा कॉन्फिडन्स आहे तर दोन हात होऊ द्या. उद्धवजी तुम्ही उभे राहा, मी उभं राहतो. हो, खुलं आव्हान आहे. उद्धवजींना जिंकण्याची एवढी त्या ठिकाणी शाश्वती असेल तर ते राहतात त्या मतदारसंघात, म्हणजे मुलाला जसं तिथून वरळीला पाठवलं तसं नाही, ते राहतात त्या मतदारसंघात. उद्धवजींनी उभं राहायचं. जर पक्षाने मला संमती दिली तर मी त्यांचा सामना करेन. ब्रॉट टू यू बाय विगार्ड, को पॉवर्ड बाय सेन्सोडाइन.